लोलिता लोला। लोला के पास जरा भी समय नहीं होता। एक समय था जब वो एक निम्न वर्गीय पिता की संतान के रूप में जन्मी थी। तब उसका नाम था लीला। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने देखा पिता के पास अब घर है, गाड़ी है, अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हुआ और उसी के साथ बदल गया नाम। लीला अब लोला हो गए। नाम के अनुरूप ही कर्म भी ढलता चला गया। जीवन की पूरी बनावट उस नाम की चाल, उसकी ऐंठ, उसके मोड़ों के साथ आगे बढ़ने लगी। समाज के ऊंचे स्तरों पर जैसी आधुनिक इंगल बंग युवतियां दिखाई देती हैं, वैसी ही लीला अब लोला के रूप में दिखाई देने लगी। एमए पास करने के बाद वो घर में बैठ गई, घर को रोशन करती हुई। लेकिन आज के समय में साधारण एमए की कीमत इतनी अधिक नहीं कि उससे कोई विशेष ऊंचा पद मिल सके। इसलिए लोला घर में बैठकर ही पूरी तरह एक सोसाइटी गर्ल बन गई। फिर भी लोला के पास समय नहीं होता। सुबह 8 बजे के बाद उसकी नींद खुलती है। 8 से 9 बजे तक चाय, अखबार और इधर उधर की खबरें। उसके बाद शुरू होता है एक लंबा, बहुत लंबा स्नान क्रम। फिर अक्सर शॉपिंग निकल जाना या दोस्तों से मिलना, थोड़ी बहुत तैयारी के साथ थोड़ा सा आयोजन। इन सब के बीच किसी एक कार्यक्रम में लंच हो ही जाता है। 3 बजे तक अगर कोई और प्रोग्राम तय न हो तो विश्राम। उस समय ब्यूटी स्लीप और साथ में उपन्यास पढ़ना। इसके अलावा समाज सेवा से जुड़े कामों की तैयारी, टेलीफोन पर लंबी बातें और चिट्ठियां लिखना सब चलता रहता है। हर शाम रंगीन होती है और नींद आती है लगभग रात 1 बजे। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। जैसे बसंत के दिनों में फूल खिलते हैं और पहली गर्मी में वे झर भी जाते हैं, लेकिन आकाश में कभी आषाढ़ नहीं उतरता। किसी एक भोज समारोह में एक युवा पत्रकार से परिचय हुआ। नाम तो था, पर वो उस सर्कल का आदमी नहीं था। देह पर अब भी गमईपन की हल्की सी गंध लगी हुई थी। उम्र कम थी उसकी, लोला से निश्चित ही छोटा। आंखों में गहराई थी और होठों पर यौवन की नमी। चौड़े माथे पर अब भी चमक की एक रेखा बची हुई थी। हर दिन की एक रसता में चलते चलते लगने वाली चोटों से वो चमक धीरे धीरे मिट जाती है और एक दिन पूरी तरह मिट भी जाएगी। खाने की मेज पर वो सहमा हुआ बैठा था। इधर उधर देखता हुआ अनाड़ी हाथों से मछली का चाकू, मांस का चाकू एक एक करके बहुत सावधानी से उठाता था। उसके सामने बैठी थी जीवित आधुनिकता, लोला राय। फ्रूट सलाड में चम्मच डुबोए हुए लोला की निगाहें स्थिर थीं, सीधी, एकदम सटीक लक्ष्य पर। अब तक उसकी दोनों आंखों का निशाना खुद लोला रही थी, लेकिन इस बार नजर ने निशाने को भेद लिया। लोला पुरुषों की दृष्टि पूजा की अभ्यस्त थी। इसलिए नहीं कि उसके पास असाधारण रूप था, बल्कि इसलिए कि लोला के भीतर एक दीप्ति थी। पर वो पूजा हमेशा संयमित रूप में ही प्रकट होती थी। पूजा का युग तो अब बीत चुका है, फिर भी अनेक युगों के पार से वो शाश्वत पूजा मानो 20वीं सदी की जर्जर छाती में फिर लौट आई हो। भोजन के बाद हाथ में पेय का गिलास लिए वो युवक धीरे धीरे उसके पास आ गया। वो मदरापान में निपुण कप्तान नहीं था, चखते हुए पीने वाला। वो थोड़ा थोड़ा संकोच के साथ घूंट ले रहा था, और फिर भी हल्के पीले गिलास के ऊपर उसकी आंखों में एक नीला सा आकाश उतर आया था, और उस आकाश पर लोला की छाया पड़ रही थी। लोला ने अपने कृष्णा भूरे बालों की एक लट धीरे धीरे अपनी रजत सी हथेली से माथे के किनारे से हटा दिया, फीके अनार की तरह उजले कपोल के पास से। सोफे पर हाथ रखते हुए वो बोली, बैठिए ना। गिलास नीचे रखकर संकुचित सा युवक सावधानी से लोला के पास आ बैठा। उसके बाल अब भी अंगूर के गुच्छे जैसे थे। हवा चले तो शायद वो बालों का घोंसला बिखर जाए, या शायद वहीं कोई भटका हुआ पंछी आकर बैठ जाए। बालों की ओट में उसकी चोंच डूब जाती है, फिर उसी जगह एक नया घोंसला बन जाता है। सर्दी के दिन थे। वो धोती पंजाबी पहनकर आया था। पीठ पर एक पीली सी शाल डाली हुई थी। शाल के गहरे भूरे रंग पर बने लाल काम अब उतने चमकीले नहीं रहे थे। शायद बहुत पुरानी वस्तु थी वो। लोला ने गहरे स्लेटी रंग की साड़ी थोड़ी सी खींचकर अपने ऊपर ठीक की, मानो अचानक उसे ठंड लगने लगी हो। अब वहां अंधेरी सी छाया उतर आई थी। लोला ने आंखें झुका लीं और चुपचाप बैठी रही। उसने साड़ी को कंधे के ऊपर से और नीचे खिसका लिया।
लोला की पलकें लंबी थीं, पर जीवन ने शायद विषाद को इतनी बार उन आंखों से गुजरने दिया था कि पलकें इतनी काली हो गई थीं। सोसाइटी गर्ल का एकरस जीवन शायद काफी समय से चल रहा था। आपका पूरा नाम जानने की इच्छा हो रही है। मेरा नाम लोला राय है। उसी क्षण कमरे के भीतर मानो संगीत बज उठा। युवक की आवाज में एक सुर जाग उठा, कमरे की साधारण सी हवा में। वही सुर हेड ट्रैक तक फैल गया, वही सुर दीवान के बदन पर टिक गया। लोला, वाह वाह, लोला, लोला, लोलीता। लोला चौंक उठी। नाबोकोव की नायिका से अपने नाम का ये साम्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। टुक टुक बजते पियानो की झंकार सी ढीली ढाली धुनें थोड़ी देर तक बजती रहीं और फिर एक गीत की तरह लुप्त हो गईं, पर उसका असर, उसकी गूंज अब भी यहाँ वहाँ बजती रही। पार्क स्ट्रीट के एक रेस्तोरां में बैठी लोला अचानक बोल उठी, समझ में नहीं आता कि आपने चाय पिलाने का निमंत्रण क्यों दिया। कांपती टूटी सी आवाज में संवरण ने बात संभालते हुए कहा, बस इच्छा हुई थी इसीलिए। लोला ने चाय उंडेल ली और बाएं हाथ से सैंडविच में एक और लिया, फिर धीरे से फूलदार रुमाल निकालकर होंठ पोंछे। उसके होठों का रंग और नाखूनों का रंग अनार के फूल जैसे। आज उसकी साड़ी भी जयपुरी थी, हल्के रंग की। अनार के रंग साड़ी के बदन पर जगह जगह फूट पड़े थे। अपने बुझते हुए दिनों में एक रंगीन किनारा लगाना चाहती थी लोला। बहुत कुछ देख देख कर थकी हुई आंखों की पुतलियों में फिर से रंग जलाने की एक चाह अब भी उसके भीतर बाकी थी। मैं इतना ही जान पाई कि आप दिगंत पत्रिका में हैं। इन सब पार्टियों में मुझे जाने की इजाज़त नहीं मिलती। उस दिन ऊपर के सभी लोग कहीं और व्यस्त थे, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। लोला ने तिरछी नज़र से उसे देखा। वेशभूषा में साधारण सा असर। इतनी महंगी चाय महफिल में उसके स्तर के व्यक्ति को बुलाया जाना उचित नहीं था। ये कौन है? बाहें फैलाए कोई बौना या कोई घुसपैठिया? लोला के भीतर एक असहजता सरकने लगी। क्या कोई झूठे परिचय की आड़ में उसकी सामाजिक दुनिया की परिधि में हाथ बढ़ा रहा है? लेकिन आदमी की कोई और पहचान भी तो होती है ना? लोला ने बात को उधर मोड़ दिया। हल्की मुस्कान के साथ संवरण ने पूछा, आप कौन सी पहचान चाहती हैं? पहचान सामाजिक भी होती है, पारिवारिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है। सामाजिक, निम्न मध्य वर्ग, संवरण झिझकती आवाज में बोलता रहा। पारिवारिक, एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार का बेटा। आजकल संयुक्त परिवार का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। सांस्कृतिक, कुछ खास नहीं। आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एमए पास नहीं कर पाया, फिर भी मैं आपको ढूंढ ही लाया। ये कैसी भाषा है, सीधी, सरल और फिर भी दृढ़ निश्चय से भरी। अनमनी होकर लोला ने छोटी सी मेज पर नजरें टिका दीं। वो नबोकोव की लोलीता नहीं है और कभी होगी भी नहीं। किशोर कोंपलों सी उम्र कब की पीछे छूट चुकी है। पाप की हस्तलिपि बनकर समय की छाती पर उभर आने का मौका उसे कभी नहीं मिला। एक साधारण स्त्री की जो चाह होती है, उसकी भी वही चाह है। कुछ झिझकते हुए उसने पूछा, घर में कौन कौन है? माँ, दादाजी, चाचाजी और मैं। सबका अपना अपना एक एक यूनिट है। पिता के गुजर जाने के बाद माँ यूनिट विहीन हो गई हैं। आपका? लोला ने रुचि के साथ पूछा। मेरे यूनिट में मेरी पत्नी और मेरी छोटी सी बेटी है। पियानो का कॉर्ड अब परिवर्तन के साथ थम गया। फिर भी लोला, लोलीता, मेरा स्वर्ग और नरक, मेरा पाप, मेरी मुक्ति। दिन लोला को बोझिल लगने लगे। वो संवरण को कैसे समझाए कि उसके पास अब समय नहीं है। खेल तमाशे के दिन उसके जीवन से खत्म हो चुके हैं। जहां कोई परिणति नहीं, वहां लोला अब और समय नहीं गवा सकते। संवरण की पुकार में कोई विराम नहीं था। वो लगातार लोला को चिट्ठियां लिखता रहा, लगातार चाय पर बुलाता रहा। टेलीफोन पर वो सैकड़ों बार फोन करता। उत्तर न मिले तो उसे मान भंग हो जाता। 2-4 बार लोला के साथ चाय पीने के बाद लोला ने ध्यान दिया, उसके हाथ में वो पत्थर की अंगूठी नहीं है, लाल पत्थर जड़ी मरी हुई सोने की अंगूठी।
या तो उपनयन के समय मिली थी या विवाह के अवसर पर। इसके बाद जब भी संभरण चाय पर बुलाता, लोला किसी न किसी बहाने नहीं कह देती। इसी बात को लेकर मान अभिमान की कोई सीमा न रही। कभी कभी मजबूरी में लोला को उसे अपने घर बुलाना पड़ता। एक ऐसा आदमी जो भिखारी की तरह लोला की ओर ताकता रहता, जिसका चेहरा लोला की जरा सी भौहों की सिकुड़न से फीका पड़ जाता, उसे साथ रखना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी वो लोला को छोड़ने वाला नहीं था। आप विवाहित हैं, आप पिता हैं, इस तरह मेरे साथ? एक दिन हिचक की दीवार तोड़कर लोला ने कहा, क्या आपकी पत्नी जानती हैं कि आप मेरे साथ इतना उठते बैठते हैं? हाँ। उन्हें बुरा नहीं लगता? नहीं, मैं और भी बहुत लोगों से इसी तरह मिलता जुलता हूं, शायद इसीलिए। आप इतना बाहर घूमना छोड़ दीजिए, लोला ने अत्यंत चिढ़कर कहा। संभरण का चेहरा कमीज की तरह सफेद पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, संभरण चीत्कार उठा। नहीं, आपका मेरे साथ मेलजोल नहीं हो सकता, लोला ने डांटते हुए कहा था। लोला, ललिता, मुझ पे दया करो, ऐसी बातें मत कहो। सहर उठी लोला और चुप हो गई। उसके बाद दिन लोला के जीवन में गुत्थम गुत्था होते चले गए। हल्के बादलों में तैरते दिन श्रावण की मूसलाधार वर्षा में भारी हो उठे। जिस प्रेम का अंतिम क्षितिज दिखाई नहीं देता, जिसका क्षितिज कोहरे में ढका हो, ऐसे प्रेम में मन में केवल निराशा ही आती है। निम्न मध्यवर्गीय घर का सपनों में जीने वाला लड़का पत्नी और बेटी के साथ घर बसा चुका है। वो घर लोला तोड़ना नहीं चाहती। टूटकर जो मिलेगा उससे लोला का जीवन नहीं चलेगा। और फिर भी संभरण मनाही नहीं सुनता, उससे बचा नहीं जा सकता। उस दिन लोला की गाड़ी धर्मतला से होकर बालिनगंज की ओर जा रही थी। पिता को हावड़ा छोड़कर वो घर लौट रही थी। थोड़ी उदासी, थोड़ी विरक्ति के साथ सड़क के दोनों ओर फुटपाथ की दुकानों को देखती चली जा रही थी लोला। चौरंगी इलाके के इस हिस्से में वो खरीदारी करने आती नहीं थी। कहते हैं यहाँ सामान बहुत सस्ता मिलता है, दोस्तों ने कहा था। आजकल लोला का मन अच्छा नहीं रहता। संभरण अपने प्रेम को संभालेगा नहीं, मनाही नहीं मानेगा। वैसे डैम्पिश नोबडी जैसे आदमी को लोला के दरबान और बैरे आदेश मिलते ही दरवाजे पर रोक सकते थे, लेकिन लोला ने वो आदेश नहीं दिया। क्यों लोला उस सस्ते पत्रकार को हटा नहीं पा रही, वो खुद भी नहीं जानती। बस उसका मन उदासी में धीरे धीरे बुझता जा रहा है। अन्य मनस्क निगाहों से सड़क की ओर देखती बैठी है लोला। सड़क किनारे लगी फुटपाथ की दुकानों पर झुककर संभरण जैसी काया वाला एक आदमी कुछ खरीद रहा है। ठीक संभरण जैसा, वो तो संभरण ही है। अरे, लोला सीधी होकर बैठ गई। समय लगभग 11 बजे का है। फुटपाथ की सस्ती पसरे दुकानों के पास उकड़ू बैठकर संभरण क्या खरीद रहा है? शायद पत्नी के लिए सस्ती प्लास्टिक की कंघी या बेटी के लिए कोई खिलौना। यहाँ इस माहौल में? हाँ, यही तो उसकी असली जगह है। एकदम घरेलू आदमी भटककर लोला तक आ पहुंचा है। वो प्रेमी नहीं, सुविधावादी है। लोला का विषण मन और कठोर हो उठा। आत्मग्लानि जाग उठी। फिर कुछ ही दिनों के भीतर लोला बंबई शहर चली गई, पिसी हुई बहन के घर। जीजाजी आधुनिक और धनी, बहन स्नेहशील। यहाँ आने की बात उसने संभरण को बताई नहीं। चांदी में नहाया जुहू बीच मनोरंजन का स्वर्ग। सर्दियों की शाम है, लेकिन यहाँ सर्दी का कोई निशान नहीं। यहाँ तो सदा वसंत विराजमान है। छोटी छोटी लहरें समतल रेत की बिछी चादर पर टूटती हैं, फिर बिखर जाती हैं। अधुंधले अंधेरे में लोगों के समूह अलग अलग आनंद के घुमावों में आते जाते हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां स्नैक्स और सलवार पहने नंगे पांव सोने जैसी चमकती महीन रेत को ठेलते हुए पानी के किनारे उतर आते हैं। झिरझिरा पानी उनके पांव भिगो देता है, कपड़ों के निचले हिस्से भीग जाते हैं। शोर और हंसी के बीच वे दौड़कर हटते हैं, फिर दोबारा पानी में उतर आते हैं। तेज हवा में कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं। चांदनी में नहाया जुहू बीच मनोरंजन और प्रमोद भ्रमण का स्वर्ग। सर्दियों की शाम है, लेकिन यहाँ सर्दी का कोई निशान नहीं। यहाँ तो सदा वसंत विराजमान है। छोटी छोटी लहरें समतल रेत की बिछी चादर पर टूटती हैं,
फिर बिखर जाती हैं। अधुंधले अंधेरे में लोगों के समूह अलग अलग आनंद के घुमावों में आते जाते हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां स्नैक्स और सलवार पहने नंगे पांव सोने जैसी चमकती महीन रेत को ठेलते हुए पानी के किनारे उतर आते हैं। झिरझिरा पानी उनके पांव भिगो देता है, कपड़ों के निचले हिस्से भीग जाते हैं। शोर और हंसी के बीच वे दौड़ कर हटते हैं, फिर दोबारा पानी में उतर आते हैं। तेज हवा में कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, देह की बनावट उभर आती है। कामना का स्वर्ग, जुहू का तट। लोला यहाँ आई है परिवार के साथ। बहन और जीजाजी के दोस्तों का दल भी साथ आया है। हंसी ठिठोली चल रही है, कोलकाता की अनूढ़ा आधुनिका लोला को केंद्र में रखकर। पुरुषों का एक छोटा सा समूह उसे घेरे खड़ा है। लोला, बताओ तो तुम्हें कौन पसंद है? आखिर में ये सब तो द्वंद्व युद्ध में खत्म हो जाएंगे। जीजाजी ने हंसते हुए पूछा। क्या कहते हैं आप असिद्धा? लोला ने अनुनय के स्वर को असहिष्णु बना दिया। इन लोगों से उसकी बस हल्की सी पहचान है, गहराई का कोई सवाल नहीं। फिर भी उसके समाज में ऐसी हंसी मजाक की आपूर्ति लगातार होती रहती है। इनमें से कोई भी उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है बाहर से सजाए हुए पुतले हैं ये लोग, भीतर कोई सार नहीं। उनकी बातों में, उनकी चाल ढाल में ये खोखलापन स्पष्ट झलकता है। नहीं नहीं, चुनना तो पड़ेगा, एक को चुनिए। हल्के से परिहास को खींचकर उन्होंने एक नया रस क्षेत्र रच दिया। चांदनी में शांत समुद्र की हल्की सी नींद सुलाने वाली गूंज में मानो नशा गाढ़ा हो उठा था। बैरिस्टर अमरेश बोस आगे बढ़ा, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पाइप थामे होठों से ठहर ठहर कर बोला, नहीं रे नहीं नौजवानों, हम दोनों ने दुनिया बहुत देखी है। लोला इज माई गर्ल। अमरीश बोस के हाल ही में अपनी दूसरी पत्नी एक श्वेतांगिनी से विवाह विच्छेद का मुकदमा चल रहा है। उम्र हो चली है 40। मेद से भरा ठिगना शरीर, सांवला रंग, गोल चेहरे पर मचेटा जैसी कटु रेखाएं। लोला का चेहरा चांदनी में अपमान से नीलाभ पड़ गया। तभी अंधेरे समुद्र किनारे से मानो कोई जल देवता उभर आया। कुछ लोगों के साथ वो अब तक दूर खड़ा था। रेत पर चढ़ते हुए उसे जोर लगाना पड़ रहा था, इसलिए उसका शरीर थोड़ा सा झुका हुआ। हवा में उसकी कमीज फूल फूल कर उठ रही थी। स्थिर दृष्टि से, दृढ़ कदमों से वो भीड़ की ओर बढ़ाया। लोला के कंधे पर अब भी उस प्रौढ़ लंपट का हाथ थप्पे की तरह जकड़ा हुआ था। चारों ओर लोग हंस रहे थे। तभी कठोर हाथों से आगंतुक ने लोला की कलाई दबोच ली। दृप्त कठोर स्वर में उसने कहा, नहीं, वो मेरी लड़की है। एक युवा सुंदर चेहरा, बालों की लटों में समुद्री हवा खेल रही है। लंबा सुदृढ़ शरीर, बलिष्ठ अंग प्रत्यंग। लोला चौंक उठी। पूरे जमावड़े में मानो बिजली सी दौड़ गई। लोला की दीदी और जीजाजी स्तब्ध हो गए। हंसी मजाक के बीच ये बिल्कुल बाहरी व्यक्ति अचानक कैसे आ गया? तुम यहां आए हो? लोला के प्रश्न पर उसने उत्तर दिया, हाँ, कम पैसों में एक टूर का लालच छोड़ नहीं सका। तुम यहां हो ये तो नहीं जानता था, जुहू आकर तुमसे सामना हो गया। संबरन, तुम अकेले हो? लोला ने प्रश्न उछाला। नहीं, अकेला नहीं हूं। बहुत स्वाभाविक स्वर में संबरन ने कहा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी आई हैं, वहां देखो, वे खड़ी हैं। कहते हुए उसने पानी की ओर उंगली उठा दी। पानी के किनारे रेत की सीमा पर खड़ी है एक सजीव गठरी सी आकृति। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की अशिक्षित घरेलू स्त्री। किसी को भ्रम नहीं होगा, उसे यहाँ उत्साही पति खींच लाया है। सस्ते कपड़ों में लिट्टी बच्ची गवई लड़कियों की तरह कमर में हाथ फंसाए खड़ी। और उसी का पति सबके सामने लोला का हाथ पकड़कर खींचने का साहस करता है और कहता है कि लोला उसकी प्रिया है। एक झटके में असह्य क्रोध से लोला की सभ्यता का बांध टूट गया। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और फट पड़ी। कितनी धृष्टता है तुम जैसे न कुछ होने वाले आदमी की, और ऊपर से तुम विवाहित हो, एक बेटी के पिता। आकाश कुसुम के सपने मत देखो, मेरे सामने से दूर हो जाओ। लोला स्वयं तेज कदमों से मुंह फेरकर रेत पार करती हुई सड़क की ओर चल दी। पीछे जमावड़ा सैकड़ों टुकड़ों में हंसी से फटने लगा। कुछ दिनों बाद बहुत दूर से एक चिट्ठी आई। लोला, मेरे पाप, मेरे स्वर्ग,
ये पत्र 13,000 फीट की ऊंचाई से लिख रहा हूं। तुम्हें मैं इस समय नेपा इलाके में हूं। घर में झूठ बोलकर भाग आया हूं। पत्रकार होकर भी देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। मैं नाबोकोव का नायक नहीं हूं। तुमसे प्रेम किया था, ये सच है। पत्नी के प्रति उदासीन न होते हुए भी किसी और से प्रेम किया जा सकता है, ये भी जानता हूं। इसीलिए तुमने मुझसे घृणा की। मैं चरित्रहीन नहीं हूं, पर प्रेम अनेक प्रकार के होते हैं। दोनों प्रेम मेरे लिए सत्य हैं। आज यहाँ एक और प्रेम के आकर्षण में आया हूं। मेरे चारों ओर निर्मम विश्वासघाती शत्रु हैं। किसी भी उपाय से पर राजग्रासी लोभी विदेशी ड्रैगन के ग्रास में मृत्यु निश्चित जानकर भी यहाँ आया हूं। फिर भी ये प्रेम ही था जो मुझे घर से खींच लाया। लोला, ललिता, मेरे जीवन में इन 3 प्रेमों के समन्वय से जो मनुष्य बना हूं वो मैं हूं। इनमें से कौन सा प्रेम मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये मैं आज भी नहीं जान पाया। इति संभरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी जरूर दबा दें ताकि आप अगला वीडियो देख सकें। धन्यवाद।